हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करेंगे हम अपने आज के सेशन को। इस सेशन के अंदर आज हमारे 25 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझकर और ध्यान से ही करने की कोशिश करिएगा, जिससे हमारे सभी प्रश्न बिल्कुल एकदम सही हो जाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर हम। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा है आज का, और पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ध्यान से पढ़िएगा पहले, और उसके बाद में एक एक ऑप्शन को समझते हुए ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकार के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। मतलब ये किस चीज के उदाहरण है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, क्लोज परीक्षण हो गया, या मिलान करने वाले हो जाते हैं, तो उन प्रश्नों को आप कैसे प्रश्न कहते हो। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नंबर 2 पत्रलेखन, नंबर 3 मौखिक, या नंबर 4 निबंध। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे मैं भी आपको कराती रहती हूँ ये वाले प्रश्न, इन सबको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थक जानना चाहते हैं, शब्दों के अगर हमें सिर्फ समानार्थी जानने या विपरीतार्थक शब्द जानने हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। पहला हो गया है शब्दकोश की, नंबर 2 संकलन की, नंबर 3 शब्द समूहों का सूची कोश, या फिर उच्चारण निर्देशिका। अगर हमें उनका समानार्थी जानना है या हमें उनका विपरीतार्थक जानना है, या तो हमें उनका समानार्थी जानना है या फिर हमें उनका विपरीतार्थक जानना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ की बात की गई है, केवल हमें उनका समानार्थी या विपरीत ही जानना है। तो एक तो हो गया शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है कि उसमें आप शब्द के अर्थ के साथ शब्द का अर्थ भी समझते हैं कि अर्थ क्या है, किसी और तरह से इसको और किस किस नामों से जानते हैं, कौन से क्रम से वो आपका लगा हुआ है, इन सब चीजों को देखते हैं। उनकी परिभाषाओं के तौर पर भी हम शब्दकोश को देख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ समानार्थी या विपरीतार्थक ही जानना होगा, तो हम शब्द समूह का सूची कोश भी हमारा काम कर जाएगा, जहां पर शब्द का समानार्थी भी होगा, शब्द का विपरीत भी होगा, अर्थ का भी अगर पता करना होगा, या सभी चीजों का, तो हम शब्दकोश में आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करते हैं। किसकी बात की गई है यहाँ पर, पहेलियों की बात करें। भाषा खेल जो पहेलियां होती हैं कि भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करते हैं, उनके पठन को, उनके शब्द संपदा को, उनके लेखन को, या फिर उनके वाचन को। वहां पर वो आपके पठन यानी कि पढ़ने को, वहां पर पढ़ने में आपके सुधार करेंगे, आपके जो शब्द संपदा है, आपके जो शब्द हैं उनमें सुधार करेंगे, या लिखने में या वाचन में। आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर भी शब्द संपदा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के को पुष्ट कर रही है। क्या कह रही है, वो कह रही कि वो कक्षा 1 में भाषा पढ़ा रही है, वो अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करते हैं, उनको पढ़ाती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले तो सुनते हैं और फिर उनको दोहराते हैं। तो ये विद्यार्थियों के किस गुण को पुष्ट कर रही हैं, श्रवण करना और वाचन करना। पहले वो सुन रहे हैं फिर दोहरा रहे हैं, वाचन करना और फिर पठन करना, मतलब उसको पढ़ना, या श्रवण एवं पठन, या पठन एवं लेखन। यहाँ पर किसमें होगा, पहले सुना फिर उसका वाचन किया, मतलब फिर उसको दोहराया फिर उसको सुनाया। तो आंसर में किसके साथ में जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ में। ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 5 हमारा, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों
और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है वह भाषा के प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। इसने क्या कहा है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं को, संवेगों को और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं तो फिर वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के भाषा प्रकार्य में आते हैं? सूचनात्मक में आएंगे, मतलब सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो संवेग विचारों का वो अभिव्यक्त कर रहे हैं हम। निर्देशात्मक हो गया, मतलब निर्देश दे रहे हैं। व्यंजक या अर्थपूर्ण है या विकास मूलक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, तो मतलब इसमें हम किस में जाएंगे? यहाँ जाएंगे हम विकास मूलक के साथ में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 6 कि श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखने के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? श्रुतलेख में। श्रुतलेख में क्या होता है? दोनों चीजें आएंगी। श्रुत का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सुनना और लेख का मतलब हो जाएगा लिखना। तो सुनने और लिखने के प्रयोग से विद्यार्थियों में किसकी भाई? तो सुनने में और लिखने में ही जाएंगे, तो श्रवण और लेखन क्षमता में सुधार कर रहे हैं। आंसर में जाएंगे हम यहाँ पर बी के साथ में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या है? पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य या फिर आचरण। गणन तो गणना में आ जाएगा, लेखन लिखने में आ जाएगा। हमने तो पठन की बात की है, तो पठन वैकल्य के अंतर्गत आता है और आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है, मतलब उम्मीद की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। परवीन की कक्षा में ज्यादातर विद्यार्थियों से वो ये उम्मीद करती हैं कि वे उनके पीछे पीछे चीजों को दोहराएं। तो सुश्री परवीन अनुसरण कर रही है। पहला हो गया अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, या अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, या अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, या अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। इन्होंने क्या कहा है कि वो पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बोला वैसे आप बोलो, तो ये हमारा दोहराना आ जाएगा, यानी कि पुनरावृत्ति में आ जाएगा। तो आंसर में हम किस में जाएंगे? यहाँ पर ए के साथ में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ए के साथ में जाएंगे। ज्यादातर बच्चों का आंसर ए ही यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 9, सस्वर पठन गतिविधियां हैं। सस्वर पठन मतलब तेज तेज आवाज करके पढ़ना, जैसे भी मैं पढ़ रही हूँ ये सस्वर पठन है। तो सस्वर पठन गतिविधि कैसी होती है? पहला, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, जो पढ़ना सीख रहे हैं, या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए ही लाभदायक नहीं है, या पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पर आंसर किस में जाएंगे हम? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। सस्वर पठन हम बच्चों से पढ़ाएं, मतलब आप क्लास के सामने खड़े हो जाएं, पहले आप बोले फिर सारे बच्चे बोले, या फिर आप बच्चों से भी बोल सकते कि बच्चा तेज आवाज में आप तक जो सुनाई दे आवाज, उस आवाज में ABCD सुनाए, आ सुनाए। तो आप जब सस्वर पठन बच्चों से कराते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पर जो पढ़ना सीखना बच्चा शुरू कर रहा है उनमें पाठकों के लिए वो लाभदायक वहां पर रहेगा। उससे बच्चे ज्यादातर सीखेंगे भी, एक दूसरे के साथ में बोलकर भी सीखेंगे, और इस तरह का सीखना स्थायी सीखने के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? कौन सी स्थिति में हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे? यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दे दिया जाना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं,
तो उपचारात्मक शिक्षण देना है, या विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दें, या फिर विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण हम कहाँ देते हैं? जहां पर बच्चा किसी चीज में कठिनाई महसूस करता है तो उस चीज को दूर करके वापस से उसको शिक्षण कार्य कराना। तो जो भी बच्चे को पढ़ाई गई अवधारणा है अगर वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को पहले समझाया जाए, कारण ढूंढा जाए, समझाया जाए और फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। तो आंसर में हम किसके साथ में जाएंगे? बी के साथ में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 11। एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, तो अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? इन्होंने कहा है एक अध्यापक है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण भी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पहला संरचनात्मक उपागम, नंबर 2 समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, नंबर 3 उदारवादी उपागम या रचनावाद उपागम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे को जैसा निर्देश दिया जा रहा है बच्चा उस तरीके से कार्य कर रहा है। जहां पर निर्देश दिया जाएगा वो रचनात्मकता में नहीं आएगा, रचनात्मकता स्वयं से होता है, मतलब आप बच्चे को छोड़ दे उसके मन की चीजें करने के लिए तो रचनात्मक में जाएगा। यहाँ जाएगा ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम के साथ में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? किसकी बात की है इन्होंने? सस्वर पठन से। सस्वर पठन से जुड़ी हुई गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? पहला है छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ में, नंबर 2 बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ में, नंबर 3 औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ में, या नंबर 4 छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई सस्वर गतिविधियां हम सिर्फ उन्हीं के साथ में करेंगे जो अपना काम पूरा नहीं करेंगे, या औपचारिक कक्षाओं में ही करेंगे जो बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ होगा, या बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ये छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ हम सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से करते हैं। क्योंकि बच्चा जितना जोर जोर से आवाज करके पढ़ता है तो बच्चा उतना ज्यादा समझता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर एक पढ़ रहा होगा तो दूसरा भी उसका साथ दे रहा होगा, उससे समझने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ में इस क्रियाओं को करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है, लेखन संबंधी ये गतिविधि किसका उदाहरण होगा? पहला है निर्देशित रचना, एक विषय पर एक विषय दे दिया और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है, या मुक्त रचना पर, नियंत्रित रचना या रचना पूर्व। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कोई एक विषय दे दिया, जैसे आप दे सकते हो जब आप अपने स्कूल से अपने घर से स्कूल आते हैं तो रास्ते में अपने आप क्या क्या चीजें देखते हैं इस पर आप अपनी चीजों को लिखिएगा, अपने विचार लिखिएगा। तो ये कैसी होती है? ये जितनी भी चीजें होती है जब आप किसी भी विषय पर लिखने के लिए देंगे तो बच्चा वहां पर अब अपनी सोच से अपनी समझ से लिखेगा और ये हमारी मुक्त रचना के अंतर्गत चला जाएगा। आंसर में जाएंगे बी के साथ में, क्योंकि एक विषय दे दिया गया है, अब हर बच्चा अपने दिमाग की सहायता से अपने ही अनुसार अपने विचारों के अनुसार ही वहां पर चीजों को लिखेगा। तो आंसर में जाएंगे हम बी के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न है सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही हैं। किसमें? जो नहीं वाले वाक्य होते हैं। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में क्या कर रही है? दोहराव वाली ड्रिल करवा रही है। हमने किया ही नहीं है, ठीक है। रूपांतरण वाली ड्रिल करवाए, रूपांतरण मतलब ट्रांसलेशन कराना, तो ट्रांसलेशन की तो हमने बात ही नहीं की है, किसी चीज को परिवर्तन तो करना ही नहीं है।
पूरा करने की ड्रिल करवा रही हैं, नहीं, प्रतिस्थापन वाली के स्थान पर, मतलब आप वहां पर के स्थान पर नहीं शब्द का प्रयोग करना है। जैसे कोई काम हो रहा है उसके साथ स्थान पर नहीं का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन वाली ड्रिल का प्रयोग हो रहा है। आंसर में जाएंगे डी के साथ में, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका प्रश्न नंबर 15। श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यप्रक यानी कि वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में कौन सा कौशल पुष्ट कर रहे हैं? भाई सुनवाया जा रहा है ना, श्रव्य रिकॉर्डिंग है, बच्चा अगर सुनेगा चीजों पर फिर उसकी गतिविधि के साथ में जुड़ेगा। बच्चा जितना बेहतर सुन पाएगा उतना बेहतर ही उस पर अपनी गतिविधि भी कर पाएगा। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये हमारे श्रवण कौशल की ओर। तो आंसर में हम किसकी ओर जाएंगे? बी के, क्योंकि यहाँ पर जो श्रवण कौशल है उस कौशल को पुष्ट किया जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? यहाँ पर बी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में पहला, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। नंबर 2, विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। नंबर 3, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं या विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखो यहाँ पर प्रोत्साहन की बात नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्यों सीख नहीं पाया, पहले कारण ढूंढेंगे, फिर उसको दूर किया जाएगा समस्या को, फिर से उनको शिक्षण कार्य कराया जाएगा। तो ये प्रोत्साहन के लिए भी नहीं है, उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाने के अधिक अंक के भी लिए नहीं, ये विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है, इसके लिए होगा। तो आंसर में जाएंगे हम ए के साथ में, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? शब्द संकेत परिवर्तन, स्वर शैली, विन्यास या संयुक्त स्वर। ये किस ओर जा रहा है? दिल मांगे मोर, ये शब्द संकेत परिवर्तन है। मतलब ये जहाँ पर शब्द है ये आपके लिए संकेत कर रहे हैं किसी चीज को समझने के लिए, तो ये शब्द संकेत परिवर्तन, ये यहाँ पर संकेत ना दूसरी चीज के साथ में ये मिलेगा। हम दिल मांगे मोर का मतलब ये थोड़ा ही कि दिल मोर मांग रहा है, जो मोर पक्षी होता है, नहीं, दिल मांगे मोर मतलब ज्यादा, इससे भी ज्यादा। तो ये दिल मांगे मोर यहाँ पर शब्द संकेत परिवर्तन की ओर जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कथन पढ़िए। क्या कहा है? जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। क्या कहा है? कि जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते। तो इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? प्रचुर मात्रा में, ज्यादा चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है सरसरी दृष्टि से, बारीकी से, गहनता से या विस्तार से। हमें प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री पढ़नी है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। तो जब हम बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे तो मतलब हम विस्तार से एक एक चीज को वहां पर पढ़ेंगे। आंसर में जाएंगे डी के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। के बारे में अध्ययन करते तो भाषा अर्जन उपकरण की बात आई है। तो भाषा अर्जन की जब बात आती है, किसकी बात आती है? वाइगोत्स्की, पेवलोव या फिर चॉम्स्की या फिर प्याजे की बात आती है। भाषा अर्जन क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। किसने कहा था? भाषा अर्जन पर बात किसने की है? हमने आंसर दिया यहाँ पर सी, जो कि आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर में उतार और चढ़ाव
कहलाता है। हम स्वर को उतार चढ़ाव, मतलब कहाँ पर धीमा करना है, कहाँ पर तेज करना है, इस गति के साथ में हम पढ़ते हैं। तो ये जो स्वर में उतार चढ़ाव है, ये क्या कहलाता है? अक्षर, लय, स्वर शैली या फिर विराम। हम इसको क्या कहते हैं? जहां पर उतार चढ़ाव होगा हम उसको लय कहते हैं। आंसर में जाएंगे बी के साथ में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई बच्चों से ज्यादा बात करो? बच्चे के, अगर बच्चा मतलब चुप भी बैठा है तो उससे बोलिए, उससे बात करिए, उसके विचारों को समझिए, उसको कोई नई चीज समझाइए, सिखाइए और उसकी बातों को भी सीखिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, या नंबर 2, इससे हमें खुशी मिलती है, या इससे भाषा की ध्वनियां सीखने की शुरुआत होती है, या इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। हम बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करोगे तो ना तो उनको उनके साथ में शब्द जुड़ेंगे, ना ही वो शब्दों के साथ में जुड़ पाएंगे, ना वो दूसरों के अर्थ को समझ पाएंगे। जब आप बातें करते हो, बच्चा आपके साथ में इन्वॉल्व होता है, तो बाहर भी अगर कोई बात हो रही है तुरंत से उसको कैच कर लेगा, क्योंकि उसकी जो शब्द संपदा है वो काफी बड़ी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम बच्चे से बात करते हैं तो उससे उनकी जो शब्द संपदा है, जो शब्द भंडार है, वो बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती है, उसमें सुधार होता है। आंसर में जाएंगे हम डी के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? बोलना, तुतलाना, हंसना, घरघराना। बच्चों की भाषा की बात हम कर रहे हैं, तो भाई बच्चों की जब हम भाषा की बात करते हैं, घरघराना, हंसना, तुतलाना, ये तो अलग चीज हो गई है, तो ये बोलने में ही जाएगा क्योंकि हमने भाषा से संबंधित बात हो रही है, तो बोलना भाषा के साथ में जाएगा। आंसर में जाएंगे ए के साथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य भी लिखवाना चाहती है। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि क्या उन्होंने श्यामपट्ट पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कह दें, या फिर अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में जो लिखवाना चाहती है उसका इमला बोल दें, या विद्यार्थियों से कहें कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों की मदद से काम कर कर लेकर आए, या नंबर 4, विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर भी लिखें। और यहाँ पर हमने बच्चों से भाई लिखवाना है, बच्चों की समझ की बात है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? डी के साथ में। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने विद्यार्थियों से जो श्यामपट्ट पे लिखेंगे वही उतरवा देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, अपने दिमाग से नहीं लिख पाएगा। जो लिखवाना चाहते उसका इमला बोल दे, यानी कि डिक्टेशन बोल दे, बच्चा सुने और सुनकर लिख ले। तो ऐसा करने से भी आप क्रिएटिव तो नहीं बना रहे हो बच्चे को, यहाँ माता पिता की मदद से भी नहीं, यहाँ बच्चा खुद से भी लिखेगा, अपने अनुभव को लिखेगा और फिर अपने जो मुख्य अभिव्यक्तियां हैं उनको श्यामपट्ट पर भी लिखे। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है। सुश्री ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती हैं। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह क्या करती है? अपने विद्यार्थियों को नए वस्तुएं देखने में मदद कर रही है, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखा रही है, अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करना चाहती है, या अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करना चाहती है। पहले वो चित्र दिखाती है और चित्र दिखाकर पहले वो कुछ वस्तुओं के चित्र दिखा रही है और फिर चित्र दिखाने के बाद ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम भी बता रही है। तो नई नई वस्तु देखने में नहीं, समझने में हेल्प कर रही है। ठीक है, नए शब्द सिखाना चाहती है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, या अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करना चाहती है, वो यहाँ पर मदद तो कर ही रही है, लेकिन जो सही चीज है वो है कि वो नए नए शब्द भी वहां पर सिखा रही है, चित्र दिखाती हैं, फिर चित्र दिखाकर उसका नाम बताती है, इसका नाम ये है। तो नए नए शब्दों के साथ में बच्चों को वहां पर जोड़ रही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सिद्धांत
उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश में जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? संकेत परिवर्तन, अधिगम, स्कीमा या फिर मानवीय। तो यहाँ पर हम जाएंगे सी के साथ में, स्कीमा में। तो ये हमारे आज के थे टॉप 25 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि मैम ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा बता दीजिएगा। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस क्लास के अभी तुरंत बाद में सर्च करिएगा हिंदी बाय कल्याणी मैम, और हिंदी बाय कल्याणी मैम टीचिंग वाला टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर आज के सेशन को करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलेंगे फिर से कल इसी समय यानी कि 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।